डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने स्टार्ट किया था कक्षा 8 हिंदी भारत की खोज, दूसरा पार्ट तलाश। आज हम उसी को आगे पढ़ेंगे। मैं आपका हिंदी टीचर ओम प्रकाश यादव। चलिए शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने ये यहाँ तक का पढ़ लिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे भारत की शक्ति और सीमाएं। तो देखते हैं, भारत की शक्ति के स्रोतों और उनके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप, जो तमाम बातों में एक ज़माने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। ये भारत की शक्ति के स्रोतों के पतन का कारण था कि हम लोग तकनीक में पीछे रह गए। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरा ऊपर अधिकार करना आसान हो गया। ये केवल भारत की नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। अर्थात एशिया के लगभग सभी देश, जिनमें भारत भी शामिल है, नई तकनीक नहीं अपना सके और इसी से वो सैनिक शक्ति में पीछे रह गए और परिणाम स्वरूप यूरोप के देशों ने उन पर कब्जा कर लिया। ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगा। आभास होना अर्थात एहसास होना। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। अनुकरण करना अर्थात किसी का किया हुआ है उसी को वैसा का वैसा कर लेना। रचनात्मकता अर्थात नया सृजन करना, नई रचना करना। तो भारतीय लोगों में धीरे धीरे रचनात्मकता समाप्त हो गई और वो दूसरों को फॉलो करने लगे, दूसरों के किए हुए की नकल करने लगे। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति के ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहाँ शब्दाडंबर से लेस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले लिया। ये सारी बातें जो लेखक ने कही हैं वो शब्दाडंबर के लिए कही गई है। शब्दाडंबर का अर्थात होता है खाली बोलने के लिए, दिखावा करने के लिए सब कुछ करना। आगे देखिए, साहित्य प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका, क्षीण हो चली और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। रूढ़िवादिता अर्थात पुरानी सोच, परंपरावादी सोच। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई। जांच पड़ताल करना अर्थात जांचना, परखना, देखना कि कुछ सही है या गलत। विवेकपूर्ण चेतना अर्थात बुद्धि लुप्त हो गई अर्थात समाप्त हो गई। और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। अतीत यानी भूतकाल में जो लोग मूर्ति पूजा करते थे और अंधविश्वास करते थे, उसने उसकी जगह ले ली। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। ये सारी बातें बच्चों ध्यान रखना भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में कही जा रही है कि आखिर भारत ऐसा क्या हुआ जो प्रारंभिक दिनों में बहुत अच्छा था और बीच के दिनों में काफ़ी पिछड़ गया। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की हालत में भारत का ह्रास होने लगा। मानसिक जड़ता अर्थात लोगों की मानसिकता एकदम जड़ हो गई, उन्होंने नए कार्य करना बंद कर दिए और शरीर उनका थक गया और इस प्रकार से जो भारत है उसका ह्रास होने लगा। ह्रास होना अर्थात नुकसान होना, हानि होना, कमी होना। तो भारत पिछड़ गया, वह गतिहीन और जड़ हो गया। गतिहीन हो जाना अर्थात जो चल नहीं पाए, जड़ हो जाना मतलब जो स्थिर हो जाए, जो निर्जीव के समान हो जाए। जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए, भारत पीछे रह गया और दूसरे जो हिस्से हैं विश्व के, जिनमें विशेष रूप से यूरोप और अमेरिका है, वो काफ़ी आगे बढ़ते चले गए। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज़ का निर्माण होता है। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत पूरी तरह से जड़ता और गतिहीनता में डूब गया, अर्थात जड़ता और गतिहीनता थी, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे लोग आते गए जिन्होंने देश को जागाने का काम, देश को आगे बढ़ाने का काम भी किया है। उसी के बारे में आगे देखेंगे हम लोग।
एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेष। ध्वंसावशेष मतलब टूट जाने के बाद में बचा हुआ हिस्सा। पर किसी नई चीज़ का निर्माण होता है, इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रहेगी। भारत का क्रम नहीं टूटा, भारत का सीक्वेंस नहीं टूटा, भारत निरंतर चलता रहा, उसकी कंटिन्यूटी टूटती नहीं और उसी से भारत निरंतर आगे रहा और निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे, नए को समझने और उसके अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया है उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अर्थात लेखक कहते हैं कि भारत में पूरी तरह से निष्क्रियता नहीं आई, बल्कि बीच बीच में पुनर्जागरण का काल आता गया, जिसमें लोग फिर से उठ करके खड़े हो जाते, जागते और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते। साथ ही साथ उन्होंने नई चीज़ें सीखी, लेकिन पुरानी में वो सारी चीज़ें जिनको हम याद रख सकते हैं, हमारे साथ रख सकते हैं, उनको उन्होंने समाप्त नहीं होने दिया, बल्कि उनकी रक्षा की। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहता है और उसकी अंतर्वस्तु बदल गई। ऐसी लालसा मतलब इच्छा, जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की भी सामर्थ्य दी। ये भारत के लोगों के बारे में कहा गया कि उनमें ऐसी लालसा थी, ऐसी इच्छा थी, ऐसी जानने की इच्छा थी, चाह थी, इसलिए उन्होंने पुराने को बनाए रखा और साथ ही साथ नए विचारों को भी आत्मसात कर लिया। आत्मसात कर लेना अर्थात अपने अंदर बसा लेना, रचा लेना, उनको सीख लेना, समझ लेना, उनके अनुसार जीवन जीना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है भारत की तलाश। अब भारत की तलाश कहाँ की जाए, भारत कहाँ है? पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ, न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। अर्थात वर्तमान में जो है देश कैसा है, भयंकर गरीबी है, मध्ययुगीनता है, कई सारे लोग ऐसे हैं जो मध्य वर्ग के हैं लेकिन आधुनिकता का जीवन जीते हैं। इस प्रकार लेखक कहता है कि मैंने पुस्तकों में पढ़ा, प्राचीन स्मारकों में पढ़ा, पुस्तकों में, प्राचीन स्मारकों में और सांस्कृतिक उपलब्धियों में देखा, लेकिन फिर भी सच्चा भारत क्या है ये मुझे समझ में नहीं आया। तो और आगे लेखक ने तलाश किया, आगे देखते हैं क्या क्या तलाश किया है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। ये मध्य वर्ग स्वयं के बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी। अर्थात जो मध्य वर्ग था देश का, जो मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह चेतना जगाई, लेकिन ये चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखने चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उनका संचालन करना चाहते थे। अर्थात अंग्रेजों ने जो व्यवस्थाएं चालू कर दी, यहाँ के लोग भी आज़ाद होकर के वही काम करना चाहते थे, बल्कि होना ये चाहिए था कि उसको पूरी तरह हटा करके एकदम नया ढांचा बनाया जाता। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे के पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गईं। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। यह दृश्य बेचैन करने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। ये दृश्य कौन सा दृश्य? शहरों में रहने वाले मध्य वर्ग के लोग और गाँवों में रहने वाले निम्न वर्ग के लोगों के बीच में जो अंतर है, वो अंतर वाला दृश्य यहाँ पर बेचैन करने वाला है। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हो गए। तो लेखक ने क्या समझा कि सच्चा भारत कहाँ है? गाँवों में। आगे देखिए, कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए ये सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। हालांकि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलता और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया था। लेखक कहते हैं कि मैंने पहली बार गांव के लोगों को देखा तो मुझे उनके जीवन को जानने का अवसर मिला और उन्होंने मुझे बहुत आकर्षित भी किया। उनमें कुछ ऐसी बात थी
जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। अर्थात ग्रामीण लोगों में ऐसी बातें थी जो मध्य वर्ग में नहीं थी। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बताना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। ये बात बिल्कुल सही है। यदि आप किसी से बहुत अपेक्षा रखते हैं और यदि आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो आपको घोर निराशा भी हो जाती है। लेखक कह रहे हैं कि मैंने उनसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखी, ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी, इसलिए मुझे ज़्यादा निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा, अर्थात मुझे समझ आया कि इसका कारण और इसके साथ ही उसमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतशक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। ये सारी बातें गांव के लोगों के लिए कही गई हैं। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया। फिर भी कुछ तो ऐसा बच रहा है जो सार्थक है, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर भी है। ये यहाँ पर लेखक ने गाँव में रहने वाले लोगों के लिए कहा है कि उन्होंने बहुत सारी भारतीय संस्कृतियों को बचा करके रखा हुआ है, सभ्यताओं को, अनेक रीति रिवाजों आदि को बचा करके रखा है, लेकिन उनके साथ ही साथ में कुछ ऐसी बातें भी उन्होंने बचा करके रखी हैं जो अनिष्टकर हैं। अनिष्टकर मतलब बुरा करने वाली हैं, जैसे कि अनेक बुरी परंपराएं, कुप्रथाएं आदि, जैसे दहेज प्रथा हो गया, सती प्रथा हो गया, मृत्यु भोज, ये सभी बुरी प्रथाएं हैं जो गाँव में प्रचलित हैं। तो इस प्रकार लेखक ने जाना भारत की तलाश में, लेखक ने भारत की तलाश करते हुए जाना कि भारत जो है वो मूल रूप से गाँव में है। आगे बढ़ते हैं। भारत माता। अब हम लोग इस टॉपिक के अंदर जानेंगे कि आखिर भारत के लोगों के हिसाब से, गांव के लोगों के हिसाब से भारत माता क्या है। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की, जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। राजा भरत के नाम पर भारत का नाम रखा गया था, ऐसा आप लोग जानते होंगे। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। पर सीमित नज़रिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया, जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। अर्थात भारत में कितनी विभिन्नताएं हैं, फिर भी ये भारत एक है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और बताया कि गाँव में लोग रहते हैं, उनकी सब क्या क्या समस्याएँ हैं, और उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। स्वराज मतलब स्वयं का राज, आज़ादी, स्वतंत्रता। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या कैप कॉमरीन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास या खैबर दर्रा है, वहाँ से लेकर के कन्याकुमारी जो बिल्कुल दक्षिण में है वहाँ तक, अर्थात लेखक ने भारत के सभी हिस्सों में यात्राएं की। उन यात्राओं के बारे में उन्होंने बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं एक समान थी। किसानों की क्या समस्याएं देखिएगा, गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। ये विदेशी हुकूमत कौन है? अंग्रेज। साथ ही ये भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए, अर्थात कुछ को राहत मिले और कुछ को ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एक समान राहत मिलनी चाहिए। आगे देखिएगा। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें। कौन लोग? भारत में रहने वाले लोग, विशेष रूप से गाँव में रहने वाले लोग भारत को अखंड समझें, पूरे भारत को एक समझें और उसके बारे में सोचें। साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं। अर्थात भारत के बारे में सोचने के साथ ही साथ हमें पूरे विश्व के बारे में भी सोचना है। ये काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। किनको? गाँव में रहने वाले लोगों को। हमारे यहाँ के जो पुराने महाकाव्य हैं, रामायण, महाभारत, पुरागाथाएँ हैं, अनेक कहानियाँ हैं, दंत कथाएँ हैं जो लोगों में प्रचलित हैं, उन सब की उन लोगों को पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था, अर्थात वो जान गए थे कि भारत क्या है। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्हें भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी, अर्थात 4 धाम की यात्रा, ऐसा आप लोग जानते होंगे। उत्तर में बद्रीनाथ धाम जो उत्तराखंड में है, और पूर्व में जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है,
पश्चिम में द्वारिकापुरी जो गुजरात में है और दक्षिण में सेतुबंध रामेश्वरम जो तमिलनाडु में। इस प्रकार से भारत के चारों कोनों में 4 धाम है और भारत के कई लोग इन धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं और इस प्रकार वो भारत के सभी कोनों में घूम फिर करके आ जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें भारत की जानकारी है। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था तो मेरे स्वागत में अनेक कंठों से स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। इस प्रकार से लोग नारे लगाते थे। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता था कि इस प्रकार से उनका क्या आशय है, अर्थात वो क्या कहना चाहते हैं। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। उनकी ठीक समझ में नहीं आता कि वे मुझे क्या जवाब दें और तब वे मुझसे एक दूसरे की ओर मेरी ओर फिर ताकने लगते। देखो आप भी समझो सवाल क्या है। लेखक ने पूछा है कि भारत माता की जय आप बोल रहे हो, इसका आशय क्या है, इसका मतलब क्या है, आपके हिसाब से भारत माता कौन है। तो जो गांव के लोग थे वो एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते। उनको ठीक से समझ नहीं आता कि क्या जवाब दिया जाए। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, अटूट मतलब जो कभी टूटे नहीं, जवाब में कहता है कि ये भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं सवाल करता, कौन सी मिट्टी, उनके अपने गांव के टुकड़ों की या जिले और राज्य की तमाम टुकड़ों की या फिर पूरे भारत की मिट्टी। प्रश्नोत्तर का ये सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्हें सोच रखा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, सब हमें प्रिय हैं, लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। इस प्रकार से भारत की मिट्टी, भारत के जंगल, भारत के पेड़ पौधे, भारत की नदियाँ, भारत के पहाड़, भारत के खेत और सबसे महत्वपूर्ण भारत की जनता, ये सब मिलाकर के भारत माता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भारत का प्रत्येक मनुष्य भारत माता का ही हिस्सा है। हम स्वयं भी भारत माता का ही एक हिस्सा हैं। उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं, भारत माता का मूल रूप से यही लाखों लोग हैं और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय, अर्थात भारत माता की जय, अर्थात भारत में रहने वाले लोगों की जय। जय मतलब विजय, वो कभी भी हारे नहीं, सदैव जीतते रहे। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे ये विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। ये बातें लेखक उन गांव के लोगों के लिए कह रहे हैं। जब उनको कहा जाता कि हर एक मनुष्य भारत माता है, अर्थात आप लोग भी भारत माता हो, जब उनको ये कहा जाता तो वो आंखों में चमक आ जाती, अर्थात वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते। भारत की विविधता और एकता। 1 मिनट रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ पाठ कितना बाकी रहा है। चलिए प्यारे बच्चों, इससे आगे का हिस्सा यानी भारत की विविधता और एकता, ये वाला हिस्सा हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।